जोगा सिंह, जैसे तू बता रहा है, अगर वो ऐसा ही है तो समझ ले महाराज ने हम पर खास कृपा की है। मैंने जत्थेबंदी को भी एतमाद में ले लिया है। अमृतसर से 2 सिंह यहाँ पहुँच गए हैं। गाड़ी का बंदोबस्त हो चुका है। दिलबाग ने इसे आगाह किया। ठीक है दिलबाग सिया, अंदर का मामला मैं संभाल लूंगा, बाहर का तुम। जोगा सिंह ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। चढ़दी कला होगी हवालदार, चढ़दी कला। दिलबाग सिंह ने बड़े जोश से कहा। अवश्य, यानी जरूर। जोगा सिंह ने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इसने अपने भाई बख्त सिंह को बुलाकर अपना पूरा मंसूबा समझा दिया था, जिसने इनसे ज्यादा जोश व खरोश का मुजाहरा किया था। तुम आज गिरफ्तारियां दे दो, आज शाम से पहले ही हवालात बंद हो जाओ। चचा अजायब सिंह थानेदार से बात कर लेगा। अभी 2-3 दिन जमानत नहीं करवानी। अव्वल तो आज ही चढ़दी कला हो जाएगी, वरना कल बस महाराज बादल बरसाएगा। हमारे लिए यही बेहतर है। जोगा सिंह ने कहा। ठीक है वीर जी, ऐसा ही होगा। बख्ती सिंह ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बहन जी और बच्चों को यूपी रवाना कर दो। दिलबाग सिंह ने कहा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इन सालों से क्या वईद है, जोगा सिंह ने कहा। बख्त सियां, तुम छिंदे, गड्डी और भरजाई को थोड़ी देर बाद ही मेरे घर पहुंचा दो। माँ जी को सब बता आया हूँ। अपनी मोटर है, वो केसर सिंह के साथ चली जाएगी। केसर सिंह का भी अब यहाँ रहना ठीक नहीं, दिलबाग सिंह ने अपने भाई के मुतालिक बताया। जैसे दिलबाग सियां कहता है वैसे ही कर। और हाँ, याद रखना, अभी तूने 2-3 दिन जमानत नहीं करवानी, भले आज ही काम हो जाए। जोगा सिंह ने इसे दोबारा समझाया। ठीक है वीर जी। बख्त सिंह ने मुकम्मल ताबेदारी का मुजाहरा किया। अच्छा, हम चलते हैं, मैं शाम से पहले जेल पहुंचना चाहता हूं। जोगा सिंह ने रुखसत की इजाजत ली। इनकी बहनें, भाई और अजीजों अकारब इससे इस तरह टूट कर गले मिल रहे थे जैसे ये जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो, जैसे सुबह फांसी के तख्ते पर लटकने वाले से इसके अकरबा मिल रहे होते हैं। जोगा सिंह ने बारी बारी अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाकर जी भर के चूमा और रुखसत के लिए दोनों हाथ बांध कर फतेह बुलाने लगा। जैसे ही इसने फतेह बुलाने के लिए हाथ जोड़े, इसकी बीवी ने आगे बढ़कर इसके माथे पर टीका लगा दिया। चंगा भले लोग के, भूल चूक माफ करनी। जोगा सिंह ने अचानक ही जज्बात से मगलूब होकर अपनी बीवी शमिंदर कौर को सीने से लगाते हुए कहा। फतह होनी है सरदार जी, फतह याब होकर आना है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बाबा अजायब सिंह के साथ मिलकर सब ने बावाज बुलंद कहा और जोगा सिंह कमरे से बाहर आ गया। चलो बाबियो, कुछ आगे की फिक्र भी करनी है। जोगा सिंह ने चाय की चुस्कियां लेते हुए गार्ड के जवानों से कहा। चलो महाराज चलो, वाहे गुरु आप सबकी चढ़दी कला रखे। हवालदार नथु राम ने मिरासियों की तरह हाथ बांध कर इसे दुआएं देते हुए कहा। इस गधे को इस बात का एहसास ही न हो सका कि दिलबाग सिंह ने भरा हुआ रिवॉल्वर जोगा सिंह को चाबियों के अलावा दिया था, जिसे इसने अपनी दोनों रानों के दरमियान इस तरह बांध रखा था कि गौर तलाशी लेने पर ही बरामद होता था। इसकी चाल में भी कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। हवालदार नथुराम ने बादल नखास्ता जेल से चंद गज के फासले पर जोगा सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई थी। इस पर भी इसने दर्जनों दफा माजरत कर ली थी। जोगा सिंह ने अंदाजा लगा लिया था कि इस गधे ने ज्यादा ही शराब पी ली है और इसके लिए कोई मुसीबत ही न खड़ी कर दे। वो जल्द से जल्द जेल की ड्योढ़ी तक पहुंचना चाहता था। गाड़ी जेल के दरवाजे से कुछ फासले पर रुक गई। जेल के बाहर पहरे पर खड़े सिपाही ने इसे यूं सैल्यूट किया जैसे वही इनका जेलर हो। बख्त सिंह ने इसके फैले हुए हाथ पर 10-10 के 2 नोट रख दिए। यही सलूक इसने ड्योढ़ी में मौजूद सिपाहियों के साथ किया और अशियाए खुर्दनोश के 2 बड़े बड़े डब्बे इनकी तरफ बढ़ा दिए। इन हालात में किसकी हिम्मत थी कि इसकी तलाशी लेता। फिर भी जोगा सिंह ने अपने हाथ में पकड़े मिठाई के बाकी दोनों डब्बे बारी बारी खोलकर इनकी आंखों के सामने रख दिए ताकि कोई कार्रवाई तो पूरी हो। मिठाई के डब्बे पकड़े जब वो बंदा अहाते में दाखिल हुआ तो बाबा मक्खन सिंह अभी ड्यूटी पर मौजूद था। इसकी आमद के बमुश्किल 5 मिनट बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावन की ऐसी तेज बरखा का नज़ारा आमिर पहली मर्तबा देख रहा था। वो सेल में बंद था। जब जोगा सिंह बारिश से बचने के लिए जेल की मुहैया करदा छतरी लिए इसके पास पहुंच गया, सबसे पहले इसने मिठाई और चाय आमिर के सामने रखी। मुबारक हो मियां, आज हमारी रिहाई की रात आ गई है, जोगा सिंह ने कहा। इंशाअल्लाह, आमिर ने मिठाई लेकर मुंह में डालते हुए जवाब दिया। शदीद बारिश और काली स्याह ने जेल हुक्काम को शाम से पहले ही बल्ब जलाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस अंधेरे के लिए ये बल्ब भी नाकाफी था। इसे संभाल लो, जरूरत पड़ने पर बेदरेक इस्तेमाल करना। इसने अपने कुर्ते के नीचे से रिवॉल्वर निकाल कर इसे थमा दिया। वेल्डन, बेसाख्ता आमिर के मुंह से निकला। इसने जोगा सिंह से ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए रिवॉल्वर को फिल वक्त अपने बिस्तर में छुपा लिया था। इसके साथ ही एक घड़ी जोगा सिंह ने इसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने दोनों घड़ियों का वक्त मिला लिया है। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट के फर्क की गुंजाइश होगी, इससे ज्यादा नहीं। कोर्ट मौका,
जेल की बाहरी दीवार के टावर पर मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह तक है। तुमने ठीक 11 बजे अपने काम का आगाज करना है। मैं अरदास करता हूँ तुम भी दुआ करो कि बारिश का जोर न टूटे। 8 बजे मैं इस ब्लॉक की मेन लाइन में खराबी पैदा कर दूंगा ताकि तुम बंद अहाते से आसानी से बाहर आ सको। चक्कर ड्यूटी पर आज राम की ड्यूटी है। मैं इसे 10:30 बजे तक चाय और अफीम पहुंचा दूंगा। इसकी मामूली खुराक से दुगना अफीम भेजूंगा। उम्मीद है वो सर्च लाइट घुमाने के काबिल ही नहीं रहेगा। बाकी मामलात का तुम्हें इल्म है। कोर्ट मोका से बाहर पहुंचने पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। वहां का इंचार्ज दिलबाग सिंह होगा। जोगा सिंह ने माहिर कमांडो की तरह मंसूबे की तफसीलात समझाने के बाद इससे तफसीलात दोहराने के लिए कहा। आमिर ने रात 11 बजे से 11:16 तक इसने जो कुछ करना था एक एक मुमकिना अमल और इसके लिए मुकर्ररा वक़्त के साथ सारा सबक दोहरा दिया। वेल डन। इस मर्तबा जोगा सिंह ने इसे शाबाश दी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, रब रखा, जोगा सिंह ने कहा। टेक केयर, रब रखा, आमिर ने इसका हाथ मजबूती से थाम कर कहा। जोगा सिंह चला गया और इसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। अभी 7 बजे थे और 7 वाली चक्कियों से कैदियों की ऊंची आवाज में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने की आवाज आ रही थी। आमिर ने मगरिब की नमाज की नीयत बांधी और अपने अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया। नमाज मुकम्मल होने पर वो सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की माफ़ी और अगले इकदाम के लिए नुसरत तलब करता रहा। जब इसने अपना आंसू से तर चेहरा उठाया तो इसके दिल पर बड़ा बोझ उतर गया था। अब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अगले हर कदम के लिए तैयार था। ठीक 8 बजने में 5 मिनट रहते थे जब जोगा सिंह इसके सेल के सामने खड़ा इसका ताला जाली चाबी से खोल रहा था। इसने सेल का ताला खोलकर इसकी कुंडी बाहर निकाल दी और आमिर को अंगूठे से फतह का मखसूस इशारा करता हुआ बाहर आ गया। इस जेल का हर पुराना कैदी और अक्सर जेल मुलाजिमीन को चाय के साथ अफीम खाने का मर्ज लगा हुआ था और जोगा सिंह ने इस कमजोरी ही का फ़ायदा उठाना था। आज भी इसने रात 8 बजे अपनी जेल कोर्ट मोका ड्यूटी पर रवाना से पहले अपनी हांडीवाल और उम्र कैद के सजा याफ्ता नंबरदार अनूप चंद को दमे रुखसत मामूल के मुताबिक दी जाने वाली चाय के साथ अफ्यून की दुगनी मिकदार दे दी थी। अनूप चंद अपने लालच में ये बात नोट न कर सका। अब जोगा सिंह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था लेकिन इसे इस तरह फंसा दिया था कि अंदर से धक्का देने पर ही खुल जाए। बारिश ने अचानक फिर जोर पकड़ा था और जोगा सिंह के हाथ में पकड़ी छतरी बेकाबू होती जा रही थी। इसने एक लम्हे के लिए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा जहां सिवाय अंधेरे की तनी हुई चादर के और कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर अपने दाएं बाएं देखकर अपनी जेब से प्लास निकाला और बंद अहाते के ऊपर से गुजरती बिजली की तार को जिसके जरिए मेन सप्लाई इस अहाते में जा रही थी काट दिया। अब अंदर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। आमिर ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब तक मंसूबे पर कामयाबी से मरहलावार अमल जारी है। अब जोगा सिंह बारिश में लंबे लंबे डग भरता और अपने कपड़े बचाता कोर्ट मोका की तरफ जा रहा था जिसके बाहर खड़ा जेल अमले का एक सिपाही खासा तंग दिखाई दे रहा था। यार बड़ी देर कर दी, इसने जोगा सिंह की तरफ देखकर कहा। बाबा जी शुक्र करो पहुंच गया हूँ, बारिश का जोर तो देखो, इसने जेल की दीवार से मुंसलिक इस टावर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। अच्छा यार मैं चलता हूँ, अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है बाबा जी, जोगा सिंह ने इसे सत श्री अकाल कहकर रुखसत किया और टावर के अंदर दाखिल हो गया। जेल के मामूल के मुताबिक इसने अंदर से कुंडी लगा ली थी क्योंकि रात के किसी पहर में अचानक साहब का दौरा आ जाया करता था और अगर कोर्ट मोका के किसी टावर का दरवाज़ा अंदर से खुला पाया जाता तो जेल हुकाम इसका बहुत सख्त नोटिस लेते और मुतल्लिका नंबरदार के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती थी। गो के जोगा सिंह ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था लेकिन इसे उम्मीद थी कि इतनी तेज़ बारिश में कोई यहाँ नहीं आएगा। यूं भी इस जेल की तारीख बड़ी शानदार थी। गुज़श्ता 38 साल में यहाँ से किसी ने फरार होने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि पंजाब के करीबन सभी जेलों से कैदी के फरार की मिसालें मौजूद थीं। इसकी वजह यहाँ के सख्त कवानीन भी थे और दूसरी अहम वजह वो पेशावर सजा याफ्ता कैदी जिन्हें इस बात का इल्म था कि इनका आना जाना अक्सर यहाँ लगा रहेगा, इसलिए वो अपना रिकॉर्ड पर फरार का धब्बा लगाकर सुरख कपड़े पहनने का खतरा कभी मोल नहीं ले सकते। ये चूँकि आदि मुजरिम की जेल थी इसलिए यहाँ के लोग मुसलसल आने जाने की वजह से एक दूसरे से कदरे शनासाई रखते थे। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक था, इन्हें दौरान हवालात ही इतना सख्त जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया जाता था कि बेचारे यहाँ आने पर किसी काबिल रह ही नहीं जाते। सारा दिन जेल की मुशक्क़त के बाद इनके जिस्म में दम ही बाकी नहीं बचता था। इनके लिए यहाँ थका देने वाली और अज़ियतनाक मुशक्क़त रखी जाती थी। अमूमन पाकिस्तानी कैदियों से वान बुनाई, दरिया बुनवाने, खड्डी चलाने या फिर जेल में पोछा करने की मुशक्क़त ली जाती थी जो बजाय खुद एक अजाब था।
बेचारे शाम کو جب تھکے ہارے اپنی بیرک میں پہنچتے تو صرف لنگر کا انتظار ہی کرتے تھے۔ جیسے ہی لنگر تقسیم ہوتا وہ لمبی تان کر سو جاتے، کیونکہ سوتے ہوئے بھی انہیں یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ رات کے کسی پہر انہیں پھر کسی مشقت کے لیے نہ جگا لیا جائے۔ 8 بجے سے رات 11 بجے تک کا وقت عامر نے ایک ایک لمحہ گن گن کر اور بڑے ہی اعصاب شکن مراحل طے کر کے گزارا تھا۔ انتظار کی اذیت کو اس نے اپنے اللہ سے لو لگا کر قدرے کم ضرور کر لیا تھا، لیکن اس کا اضطراب مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تک بمشکل 2 چکر نمبردار انوپ سنگھ نے اس کے سامنے سے کاٹے تھے، اور اب وہ بھی شاید کسی کونے سے لگا اونگ رہا تھا۔ آج کوٹ موقع چکر سے بھی زیادہ آوازیں ہوشیار باش کی سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی اب تک کسی نے اس احاطے میں بجلی فیل ہونے کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی۔ شاید انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہاں بجلی فیل ہو چکی ہے۔ یہ سب اس کے لیے بڑے نیک شگن تھے۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجائے جیل کے چکر میں لگی گھنٹی پر ضربات لگی، عامر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جیل ملازمین کی اگلی شفٹ کی آمد کا اعلان تھا۔ عامر کو علم تھا کہ پہلا عملہ بارش میں بھیگتا ڈیوٹی تک جائے گا، جہاں وہ نئے ڈیوٹی سنبھالنے والوں کو چارج دے گا۔ اتنی بارش میں انہیں اس عمل میں ضرور 5 سے 8 منٹ لگیں گے، اور یہی اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا وقت ہوگا۔ اس نے اپنے پاؤں سے بندھی لوہے کی زنجیر کو اس طرح قابو کر رکھا تھا کہ اس کے چلنے سے آواز پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے سیل سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنے بستر پر سارا سامان ڈھیر کر کے اس پر اس طرح چادر ڈال دی تھی کہ اندھیرے میں اس کی موجودگی کا گمان ہوتا رہے۔ دروازے کو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آواز پیدا کیے بغیر کھولا اور بند کیا تھا، جس کے بعد اس نے نہ صرف دروازے کی کنڈی چڑھا دی تھی بلکہ تالا بھی دوبارہ بند کر دیا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، اچانک بجلی زور سے کڑکی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بجلی کی روشنی میں اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے باہر کا سارا ماحول ننگا ہو گیا تھا۔ یہاں بارش کی طوفانی الغار کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عامر نے اللہ اکبر کہہ کر پہلا قدم اٹھایا اور پھر وہ چلتا چلا گیا۔ اپنے ایک ہاتھ میں پستول تھامے وہ چیتے کی طرح چوکنا ہو کر دوسرے ہاتھ سے اپنی بیڑی کو پکڑے تیزی سے چلتا اب کوٹ موقع تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے جوگا سنگھ کی توقعات سے بڑھ کر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور یہاں تک پہنچنے میں اپنے ٹارگٹ ٹائم سے 2 منٹ کم لگائے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے قدرے ہلکی ہو جانے والی بارش کو بھی شاید اس کا انتظار تھا، جس نے عامر کے کوٹ موقع تک پہنچتے ہی اچانک شدت اختیار کر لی تھی۔ عامر نے اس تائید عزدی پر دل ہی دل میں اب تک کروڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ جوگا سنگھ شاید اس کا منتظر ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے لوہے کے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھولا اور عامر کو بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ سب اچھا ہے نا؟ جوگا سنگھ نے چھوٹتے ہی کہا۔ چڑھدی کلا سنگا، چڑھدی کلا۔ عامر نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چڑھدی کلا ہی رہے گی۔ جوگا سنگھ نے کوٹ موقع ٹاور کی کنڈی اندر سے بند کرتے ہوئے کہا۔ دونوں اب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ عامر کو جوگا سنگھ نے آخری سیڑھی پر ہی بٹھا دیا اور وہ خود اوپر ٹاور پر چلا گیا۔ انتظار کا یہ سب سے زیادہ اعصاب شکن مرحلہ تھا۔ دلباغ سنگھ نے 11:10 سے 11:20 کے دوران انہیں اپنی آمد کا سندا دینا تھا، جس کے بعد ہی اگلے مرحلے پر عمل ہوتا۔ 11:15 بج رہے تھے۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ کسی بھی مرحلے پر اگر جیل والوں کو شک گزر جاتا تو دونوں کو کم از کم سزائے موت ہوتی، کیونکہ اس صورت میں زندہ گرفتاری دینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ساری زندگی معذوروں کی طرح جیل کے بند احاطوں میں سسک کر گزار دیں، کیونکہ مٹو رام ان کو مکمل وجود کے ساتھ کبھی دوبارہ اپنے سیلوں تک جانے کی اجازت نہ دیتا۔ بے فکر رہنا میاں، دلباغ سنگھ بھی سکھ کا بچہ ہے، وعدے پر ضرور پہنچے گا۔ اگر راستے میں مارا گیا تو بھی کوئی بات نہیں، میں نے متبادل بندوبست کر رکھا ہے، اب واپسی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ جوگا سنگھ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے جیل کی باہری دیوار کے ساتھ کھیتوں کے سلسلے پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ جوگا سنگھ ہمارا جینے مرنے کا ساتھ ہے، مطمئن رہنا۔ عامر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اچانک ہی جوگا سنگھ نے اسے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید اس نے کھیتوں کے سلسلے میں کوئی نقل و حرکت محسوس کی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک دوڑی۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹارچ کو جلتے بجھتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوگا سنگھ نے سب اچھا کی آواز بلند کی۔ یہ دونوں کے درمیان طے شدہ کوڈ ورڈ تھا۔ اس کی آواز جیل کے اندر تو کیا سنائی دیتی، باہر دلباغ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے البتہ ضرور سن لی تھی۔ چند سیکنڈز بعد ہی دلباغ سنگھ جیل کی دیوار سے لگا اوپر ٹارچ سے سگنل دے رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی جوگا سنگھ نے اپنی پگڑی کھول کر نیچے لٹکائی اور نیچے سے جھٹکا لگنے پر اوپر کھینچ لی، جس کے ساتھ ہی ایک مضبوط رسی اوپر آ گئی۔ پگڑی اس لیے نیچے لٹکائی گئی تھی
जोगा सिंह ने बिजली की सी फुर्ती से पगड़ी खोलकर दोबारा अपने सर पर पटके की शक्ल बांध दी और रस्सी का एक सिरा टावर के ऐन दरमियान सीमेंट की मजबूत पिलर से बांध कर अपनी लगाई गांठ के झटके का जायजा लेने के बाद इसने आमिर को इशारा किया। कोट मौका से उतरने के लिए जोगा सिंह के मजबूत बाजों ने आमिर का पूरा साथ दिया था। दूसरे ही लम्हे आमिर रस्सी को मजबूती से पकड़े बारिश से गीली और फिसलन ज़दा नानक चंदी ईंटों की मजबूत दीवार पर कदम जमाता नीचे सिरक गया। इसके हाथ जलने लगे थे, लेकिन वो इस वक्त तमाम महसूसात और जज्बों से बेनियाज हो चुका था। इसके दिलो दिमाग में अब सिर्फ एक जज्बा समा गया था, जेल से फरार और आज़ादी का जज्बा। अभी वो ज़मीन से कदरे बुलंदी ही पर था जब नीचे खड़े दिलबाग सिंह और इसके साथियों ने इसे सहारा देकर उतार लिया। मियाँ जी इस तरफ। दिलबाग सिंह ने इसे अपने एक साथी के साथ जाने का इशारा किया। आमिर एक लम्हे के लिए ठनका, लेकिन इसे याद आ गया जोगा सिंह ने शाम ही को दोहराया था कि जेल की चार दीवारी के बाहर इनकी कमांड दिलबाग सिंह ने संभालनी है, जिसके अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद फरार का सारा मरहला इसने तय और मुकम्मल करना था। पिस्तौल इसने जोगा सिंह को थमा दिया था, जो इस दौरान नीचे उतरने लगा था। इसके ज़मीन पर पहुंचते ही आमिर वहीं खड़ा रहा। रब राखा, इसने जोगा सिंह के हाथ पर खुशी से हाथ मारते हुए कहा। रब राखा, कल मिलते हैं। जोगा सिंह ने भी खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। दिलबाग सिंह का एक साथी आमिर का बाजू पकड़े इसे जेल के शुमाली सीमत ले जा रहा था, जहां कमाद की तैयार फसल खड़ी थी। एक जगह रुककर इसने हाथ में पकड़ी टॉर्च जलाई। खेतों में हलचल पैदा हुई और दूसरे लम्हे एक सिख नौजवान घोड़ी के साथ बाहर आता दिखाई दिया। पाली, तू मियाँ को लेकर निकल जा, मैं दूसरी तरफ से आया, इसके हमराही ने कहा और आमिर को हाथों के सहारे से घोड़ी की कमर पर सवार कर दिया। इसके बैठते ही वो नौजवान जिसका नाम पाली था, इसके पीछे इस तरह बैठ गया कि घोड़ी की बागें भी इसके हाथ में थी और आमिर इसके बाजुओं में, ताकि झटके लगने पर गिरने से महफूज रहे। रब राखा कहकर इसका हमराही दूसरी तरफ घूम गया। बारिश और घोड़ी की रफ्तार एक जैसी थी। आमिर ने जिंदगी में इससे पहले कभी तफरीहन तो घोड़ी की पीठ पर सवारी की थी, लेकिन आज पहली मर्तबा इस तजुर्बे से गुजर रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि खुद को किस तरह घोड़े से गिरने से रोके। शायद इसके हमराही को आमिर की इस कमजोरी का एहसास हो गया। इसने आमिर को मजबूती से काबू कर रखा था और घोड़े की बागें भी संभाली हुई थी। कायम रहे चौधरी, बस 3-4 मिनट की बात है। बिल आखिर पाली ने कहा। बाकी 4-5 मिनट बाद इसका सफ़र इख्तिताम हो गया। घोड़ी इसने पक्की सड़क पर भगाने के बाद इसे खेतों के एक सिलसिले में दाखिल कर दिया। आमिर ने अंदाज़ा लगा लिया कि बंदा होशियार है। शायद इसने घोड़े के पैरों के निशान ख़त्म करने के लिए इसे कच्चे रास्ते से पक्की सड़क पर चढ़ाया था। खेतों के इस सिलसिले में वो बमुश्किल 20 गज चला होगा जब इन्हें एक टॉर्च बरदार जवान दिखाई दिया। किवें, इसने छूटते ही पाली से पूछा। सब अच्छा, तू मियाँ को लेकर निकल जा। पाली ने इसे टॉर्च बरदार नौजवान को सौंप दिया। इस नौजवान ने आमिर का हाथ पकड़ा और बगैर कुछ कहे सुने एक तरफ तेजी से चलना शुरू कर दिया। बारिश गो की अभी तक जारी थी, लेकिन इसका जोर टूटने लगा था। आमिर के जहन में सिर्फ एक ही धुन समाई हुई थी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से दूर निकल जाए। वो जानता था कि जल्द या बदेर जेल वालों को शक होगा, क्योंकि कोर्ट मौका से सब अच्छा की आवाज़ नहीं आएगी तो यकीनन टावर की तरफ भागेंगे, और इसके बाद इससे आगे वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।